6 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या झारखंड? इसका सही उत्तर है बी, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कर्नाटका के रेवंत रेड्डी पे अभी रिसेंटली उनके ऊपर भी ये चार्जेस लगे हुए हैं, जिसके लिए उनके ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के गवर्नर पे ये भी लगा है। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस, जिनके ऊपर ये हाल ही फिलहाल में उत्पीड़न का केस उन्हीं के ही राजभवन में एक महिला काम कर रही थी, उसने ये आरोप लगाए हैं। इसी के साथ हम गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल। इसकी डेफिनेशन इसमें है 153। अगर पूछा जाए राज्यपाल की डेफिनेशन किसमें है तो 153। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति, ये ध्यान रखिएगा कि उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स। अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा इनके इलेक्शंस नहीं होते, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। फिर 156 राज्यपाल की पदावधि, तो इनके टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नर। उसके बाद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। अगर मैं इनकी योग्यता की बात करूं, ये बताइए एक राज्यपाल बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए या 30 साल या 35 साल? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। सबसे पहली चीज जान लीजिए, एक राज्यपाल का इंडिया में अगर राज्यपाल बनना है किसी राज्य का तो सबसे पहले भारतीय होना सबसे जरूरी है। और पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। गवर्नर बनने के लिए ध्यान रखिएगा मिनिमम 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें। इनका कार्यकाल कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अब ये देखिए इनका शपथ कौन दिलाता है इनको। अगर मैं आपसे कहूं, पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन चीफ मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका सही उत्तर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अनुच्छेद 160 कुछ फंक्शंस जो गवर्नर के अपने निर्वाह के लिए होते हैं, कार्यों का निर्वाह करने के लिए जो उनपे शक्तियां दी गई। अनुच्छेद 161 में क्षमादान आदि। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास क्षमादान प्रदान करने की शक्तियां हैं किसी भी अपराधी के अपराध को मुक्त करने की, वैसे ही 161 के तहत गवर्नर के पास भी ये शक्तियां हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखिएगा 70 को, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आर्टिकल 361 या 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट देने के संबंध में है। ये उनकी इम्यूनिटी पावर उनको कई सारी छूट है, जैसे क्रिमिनल केस में उनको इम्यूनिटी या सिविल केस में इम्यूनिटी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता जब तक अपनी वो सीट पे बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। ये इनकी मार करने की क्षमता है। सरफेस टू एयर मतलब ये आपका जमीन, ये आपकी एयर। ये पूछ रहे हैं सरफेस टू ऐसे मार करता है या सरफेस टू सरफेस, यहां से यहां ये ऐसे मार करता है। तो इसका सही उत्तर है डी, एयर टू सरफेस। ये ऐसे मार करता है, यहां से ये उल्टा ऐसे मार करेगा, एयर टू सरफेस। कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन पूछा है पाइथन 5 हमने कहां से लिया और इसकी क्षमता क्या है, तो हमने इजराइल से लिया था, इसकी है एयर टू एयर। दूसरा है KH-59, कहां से लिया है? रशिया से। ये एयर टू सरफेस मारता है जैसे रैम्पेज मारता है। फिर है R550 मैजिक जो एयर टू एयर है, तो हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया है। फिर है मार्टल जो कि हमने फ्रांस से लिया है, एंटी रडार है। उसके बाद है एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसको DRDO ने बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहली बार किसके साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो ए फ्रांस, बी मॉरिशस, सी नामीबिया या डी भूटान। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, भूटान वो कंट्री है जिसने इंडिया के बाद, इंडिया में 16 अप्रैल 2016 में जब UPI इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद भूटान एक ऐसा देश है जिसने इसे एक्सेप्ट किया था
अपने देश में लॉन्च किया था, पहला देश, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आफ्टर इंडिया। उसके बाद अगर अब इसमें से अगर हम पूछे जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से इसका आंसर है सी, नामीबिया में हाल ही फिलहाल में नामीबिया ने हमसे ये समझौता किया है। अच्छा, यूपीआई, यूपीआई और एनपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? आई, एनपीसीआई। तो इनकी फुल फॉर्म अगर क्या है, यूपीआई की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये ध्यान रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई की पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं ये कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली सपोर्ट यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भूटान, श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल और एक कंट्री और जुड़ गई इसमें, नामीबिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नामीबिया की कैपिटल बता दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि मैं क्यों पूछता हूँ कैपिटल, ताकि आप एंगेज रहें पूरे वीडियो में, आपके इसी धीरे धीरे वीडियो देखते देखते आपकी कैपिटल भी तैयार हो जाए, कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, नामीबिया की अगर लोकेशन देखेंगे अफ्रीका के बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे पार्ट में, ये वेस्टर्न पार्ट में ये है नामीबिया। ध्यान रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके ऊपर से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को बोलते हैं 23 डिग्री हाफ। कैप्रिकॉन देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस पे तीनों तीनों ये हमारी लाइंस। अच्छा, इसे लैटिट्यूड बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड, ये भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जितनी भी हमारी लैटिट्यूड्स हैं, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 23 डिग्री हो, ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिससे पास होती है। और 0 डिग्री कैसी है, लेक विक्टोरिया के ऊपर से पास होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन द ईयर 2024 कर लीजिएगा, ठीक है, 2024। हाल ही में वर्ष 2024 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किसने किए हैं? सेबी, आरबीआई, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई? इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1935 में, आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अगर मैं पूछूं गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शक्तिकांत दास जिसके गवर्नर है, और इसके कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो हम आरबीआई के कुछ और इंपॉर्टेंट रेट्स देख लेते हैं इनके, जो कि हर साल रिवाइज होते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग रेट्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग और फिक्स रेट। फिक्स का मतलब जो पूरे साल एक जैसे रहेंगे, अगर 5% है तो 5% आपको मिलेगा। फ्लोटिंग का अर्थात है जो हर तिमाही या छमाही पे बदलते रहते हैं। सपोज करो ये पहले तिमाही में अगर 5% है, अगर पिछले में 5% है, तो अगले तिमाही पे हो सकता है ये 9% भी आपको मिल जाए, और उसके बाद हो सकता है 3% मिल जाए। तो कौन सा सही, फिक्स सही है या फ्लोटिंग सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रिसेंटली फ्लोटिंग का चल रहा है 8.5%, 7 साल का लॉकिंग पीरियड है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, ये भी बॉन्ड है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसका भी लॉकिंग पीरियड 5 से 7 साल, जिसको 7% इंटरेस्ट मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो भी आरबीआई के मेजर डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। भाई जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो अकेले सारे डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर 5 से 7 लोग होते हैं, जैसे गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, इकोनॉमिस्ट होते हैं इसमें, वो सब मिलके ये डिसीजन लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे रहेंगे, तो ये सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन कितना टारगेट रखना है। जैसे इन्फ्लेशन टारगेट सबसे सही इनका 2 से 4 होता है, 2 नीचे 2 ऊपर %, इससे ज्यादा ना हो, इन्फ्लेशन टारगेट करना है। या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को तय करना है। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी करती है। हाल ही में रेपो रेट क्या चल रहा है? 6.5%। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या चल रही है? 6.75%। बैंक रेट क्या चल रहा है? 6.75%। एसएलआर क्या चल रहा है? 18%। इनका ध्यान है। अच्छा, अगर रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है वो रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे
जो पैसा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लेंड टू इट्स कस्टमर्स, जो अपने कस्टमर। और बाकी मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है भाई? कोई भी अगर आपको पैसा चाहिए सपोज करो, तो आप मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आरबीआई से पैसा मांग सकते हो। और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? इसमें भी यही है कि कोई आपको पैसा चाहिए तो 18% आपका 18% की दर से आप आरबीआई के पास जाके पैसा मांग सकते हो इसमें। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट कराते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 16वीं टीटीएस वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला के वर्ग का खिताब किसने जीता है? केन्या, नाइजीरिया, सूडान या जमाइका? इसका सही उत्तर है ए, केन्या। हर साल की तरह केन्या ने इस साल भी यह पदक अपने नाम किया है। यह है केन्या के दिग्गज दौड़ने वाले और वहीं की ही केन्या की महिला दिग्गज दौड़ने वाली। तो एलीट वुमेन में सबसे पहला स्थान है लियन कसाट का, ये जी ये है जिन्होंने उसको 30 मिनट 56 सेकंड में 10,000 किलोमीटर की रेस अपने नाम की। उसके बाद है ओवरऑल एलीट मैन पीटर मॉनिक, ये ध्यान रखिए इस मैराथन में 10 किलोमीटर, सॉरी 10,000 नहीं 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर पीटर मैन है जिन्होंने 28 मिनट 15 सेकंड में ये हासिल किया लक्ष्य। अच्छा, इंडिया के अगर पूछा जाए तो इंडिया में संजीवनी जाधव ने प्रथम स्थान हासिल किया इंडिया की तरफ से। ये नहीं कहेंगे इसमें तो अगर इसमें ओवरऑल में देखा जाए इनका 9वां या 10वां स्थान। और वहीं इंडिया के मेन में किरण मात्रे का पहला स्थान है और ओवरऑल में इनका 8वां स्थान है, ध्यान रखिए। रंजीत कुमार दूसरे स्थान पे इंडिया की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। तो संजीवनी जाधव का नाम और किरण मात्रे इंडिया की तरफ से फर्स्ट है, लेकिन वैसे इनका नाम ओवरऑल में इनकी रैंकिंग 8 और 10 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? प्रतिवर्ष हर साल टाइम्स ग्लोबल एडटेक रैंकिंग लेके आती है, जिसमें जो भी कंपनियां एडटेक क्या होती है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे होती है, उनको रैंकिंग देती है उनके काम के हिसाब से कि कितना अच्छा आपका काम रहा है, कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इस साल ये किताब एमिरेटस को मिला है, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है। अब इन्होंने क्या किया है? कई कंपनीज के साथ तकरीबन 50 से 60 देशों के साथ मिलकर उनके यूनिवर्सिटी के साथ एजुकेशन डिग्रियां और एजुकेशन कोर्सेज बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसको आप घर बैठे रिक्रूट कर सकते हो। ये है अश्विन दमेरा और चैतन्य कलिपान्नु, जिन्होंने एमिरेटस को बनाया और आज इतने ऊपर लक्ष्य बनाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर, ये ध्यान रखिए, सिंगापुर हेडक्वार्टर है। वही इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं बहुत सारे इंडिसेस में, बहुत सारे इंडेक्स में। ध्यान रखिए, इंडेक्स की जो बहुवचन होता है वो इंडिसेस होता है, ध्यान रखिए। तो विभिन्न सूचांकों में भारत की रैंकिंग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर 2024 की रैंकिंग देखें तो 134 है और 2023 में 132, ये ध्यान रखिएगा। लैंगिक अंतर 2024 जिसे कहते हैं जेंडर गैप 2024 में 127 था, 2023 में 135। जेंडर लैंगिक असमानता, अच्छा लैंगिक अंतर और लैंगिक असमानता इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 2024 में 108 है, 2023 में 127 थी। भूख सूचांक 2024 में 111 और 2023 में 107। भूख सूचांक क्या होता है? कि मतलब कितने लोग एक देश में भूखे सोते हैं, ये। अच्छा, HDI के मैं बताया, HDI के 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर रैंकिंग मिलती है। पहला मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा GDP पर कैपिटा, ध्यान रखिए, और हेल्थ। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से रैंकिंग मिलती है। और हर तरह इस पे टॉप में हमेशा या तो आयरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, यही कंट्रीज रहती है। भ्रष्टाचार धारण सूचांक में 2024 में 93 रैंकिंग है, 2023 में 50वीं। प्रेस स्वतंत्रता मतलब कहाँ की प्रेस कितनी स्वतंत्र है, उसकी रैंकिंग 2024 में 159 है, 2023 में 61, थोड़ी सी सुधरी है रैंकिंग 2024 में। हैंडली पासपोर्ट, किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है? ये हैंडली पासपोर्ट एक संस्था है, वो रिलीज करती है। 2024 में हमारी 80 है, 2023 में 84 है, ये भी सुधरी है थोड़ी सी।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2024 में 126 है और 2023 में भी 126 थी। आप उतने ही खुश हैं जितने 2023 में थे। क्या आप उतने खुश हैं? वैश्विक शांति सूचांक मतलब पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स में कितनी शांति रहती है आपके देश में, भाई दंगे कितने हो रहे हैं, इन सब के मामले में भारत की जो रैंकिंग 126वीं है, जो कि कई देशों से नीचे है, हमारे पाकिस्तान इन सबसे। लोकतंत्र सूचांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2024 में 2024 में थी 104 2024 में, और 2023 में 108। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। परियोजना चीता के अगले चरण के लिए भारत किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है? आपको याद होगा प्रोजेक्ट चीता। इसके तहत किस देश से अभी इंडिया चीता लाने का प्रयास कर रहा है? नामीबिया, केन्या, साउथ अफ्रीका या इथोपिया? इसका सही उत्तर है केन्या। नामीबिया में ऑलरेडी चीते ला चुके हैं, जो कि पूनो नेशनल पार्क में हमने इनको स्थापित किए थे, इनको सेटल किया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, जिसे 2005 में स्टार्ट हुई थी। प्रोजेक्ट चीता इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस, मतलब इंडिया के जो चीता डिक्लाइन हो रहे थे उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो नंबर्स इनको इंक्रीज करने के लिए हमने प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस किया, जहां अफ्रीकन चीता को हमने इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में लेके आए अफ्रीकन चीता को। उसमें नामीबिया, साउथ अफ्रीका, 2 कंट्रीज से, ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। अब हम केन्या से लाने की बात कर रहे हैं, और केन्या से लाके हम इसको कहाँ रखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसको केन्या से लाने के बाद हम इसे रखेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये थोड़े इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, इनको मुझे लगता है आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। उससे पहले आप ये देखिए 2022 में 20 चीता हम लाए थे नामीबिया से, ठीक है, मतलब 20 चीता हम टोटल लाए थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जिसमें से 8 नामीबिया के थे और 12 साउथ अफ्रीका के थे, और इनको हमने पूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, चीता का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस, आपको ध्यान रखना। वही हम थोड़ा सा एक चीज लेते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इनकी भी रिसेंटली पॉपुलेशन पे बात हो रही है। तो स्नो लेपर्ड डे हम कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी लद्दाख ने इसे अपना स्टेट एनिमल भी बनाया है। किर्गिस्तान, जो कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके बीच में एक देश है, उसने भी इसे अपना नेशनल एनिमल घोषित किया है। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं स्नो लेपर्ड की संख्या क्या है, तो लद्दाख है, और सबसे कम जे-एंड-के। यहाँ पाए जाते हैं, जहां पाए जाते हैं वहां की बात हो रही है, आपके मत कहना बिहार और ये सब, ठीक है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इशारा देख लीजिए, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखा। और यहाँ देखिए पूनो पार्कुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पर ही हमने चीता को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि नामीबिया से हम लेके आए थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सक्सकाम घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज सक्सकाम वैली इज लोकेटेड? साई चीन, पीओके, डोकलाम या आजाद कश्मीर? इसका सही उत्तर है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। आप इसकी लोकेशन देख लीजिए एक बार। कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं कि भाई कहाँ लोकेटेड है, कौन सी जगह है। तो जो भी चीज, इन जो भी टॉपिक्स या जो भी प्लेसेस, जो भी जगह न्यूज में रहती है, उनको ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। ये चाइना इंडिया का मैप है, जहाँ पे देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ने इस जगह को ऑक्यूपाई करके, भले हम अपना बनाते हैं कि पूरी जगह को पाकिस्तान के पास है, भारत का ये वाला पार्ट चाइना के पास है, ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट अपने आप को आजाद कश्मीर मानता है, ठीक है। यही पार्ट सिर्फ हमारे पास इंडिया का। तो यहीं पे पूछा है कि कहाँ पर सक्सकाम वैली, तो सक्सकाम वैली यहाँ पर है, ये देखिए पीओके में, इस पार्ट में। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, ये आपका एक्साई चीन, और ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। अगर मैं कहूँ LOC कहाँ है, तो ये है LOC आपका, ठीक है। कारगिल की लोकेशन देखिए लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। ये प्रपोज यूनियन टेरिटरी लेह, ये रहा लेह और लद्दाख में डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। और इंडस नदी इनके बीच से जाती है, लेह और लद्दाख दोनों को अलग करती है कौन? इंडस नदी, आपको ध्यान रखना। इंडस नदी लद्दाख से होते हुए पीओके एंटर करती है।
तीन चार चीजें हैं जो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। आजाद कश्मीर वाला मैंने आपको दिखाई दिया, ये रहा, ठीक है। वहीं आप आइए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ट्राई जंक्शन, जब इंडिया का आप मैप बनाते हो, शायद इतना अच्छा तो मेरा मैपिंग नहीं है, इंडिया का जब मैपिंग बनाते हो आप ये देखिए यहाँ पे इस पार्ट, इस पार्ट में जहाँ ट्राई जंक्शन है, जो आपका नेपाल से आगे सिक्किम वाला जो पार्ट है और यहाँ से ये भूटान वाला पार्ट है, यहाँ चाइना, इस वाले पार्ट, इसे ये देखिए इंडिया, भूटान और चाइना, ये डोकलाम, जहाँ 2022 में याद है आपको इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी लड़ गई थी आपस में, फिर इसके बाद इंडिया की आर्मी ने उनको बाहर कर दिया। तो कई बार पूछे तो डोकलाम कहाँ पर है, तो देख लेना डोकलाम चाइना, इंडिया और भूटान, जहाँ ये देश तीन त्रिकोणी मिलते हैं वहां पर ये डोकलाम। अगला प्रश्न है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल का नाम क्या है? सौजन्य पोर्टल, संकल्प पोर्टल, भविष्य पोर्टल या अनुभव पोर्टल? बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है संकल्प पोर्टल, ये आपको ध्यान रखना, संकल्प पोर्टल, ठीक है। ये आपका संकल्प पोर्टल रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, 5 बैंकों को इन्होंने ये दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसके अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है और कनरा बैंक है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं भविष्य, अनुभव या इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल, ये सब किसके लिए हैं? ये जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट अपनी ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनका अनुभव में है कि आप अपना अनुभव शेयर करिए कि आपकी जॉब कैसी रहेगी। भविष्य पोर्टल है कि आप भविष्य में आपकी लाइफ कैसी रहेगी या क्या करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। संकल्प में आपको मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न है, किस हिंदू ग्रंथ में योग का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? अब बात हो रही है किसमें? योग का, और योग का उल्लेख किया गया आपको ऋग्वेद में, ध्यान रखिए, जिसे हम ओल्डेस्ट वेदा भी कहते हैं, ओल्डेस्ट वेद भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद से आया है, विश्वामित्र ने इसे लिखा था, विश्वामित्र ने इसे लिखा था, ये ध्यान रखना आपको। और सबसे ओल्डेस्ट वेद, अगर कहूँ सबसे नया वेद कौन सा है? नया मतलब न्यूएस्ट, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है? तो आपको देना कि अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटा कौन है? सामवेद, ठीक है। और वहीं देखेंगे हम, ये देखिए योगा कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। और पतंजलि को कहते हैं फादर ऑफ योगा। संहितास क्या होते हैं? चारों योग के ग्रंथों को एक साथ निचोड़ के उनको संहितास कहते हैं, जिसके अंदर रिचुअल्स हैं ये सब। अगर मैं पूछूं अथर्ववेद में क्या दिया गया है, सामवेद में क्या बताया जाता है, यजुर्वेद में क्या बताया जाता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपके मंत्र जो जपे जाते हैं वो लिखे हैं, खैर मंत्र मतलब श्लोक, ये सब है। अथर्ववेद में आपका क्या है? अथर्ववेद में आपके रिचुअल्स है, रिचुअल्स ये सब है। सामवेद में क्या है? म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक, पोएट्री। यजुर्वेद में क्या है? धनु, आपकी धनुर्विद्या, लड़ाई कैसे होनी है, धनुर्विद्या।